3 अगस्त की सुबह महाराष्ट्र के जालना में 100 से ज्यादा गाड़ियां नजर आती हैं। सभी गाड़ियों पर अंजलि वेड्स राहुल लिखा होता है। इलाके के लोगों को लगता है कि किसी की बारात आई है, लेकिन जब इन गाड़ियों का काफिला जालना के 2 उद्योगपतियों के घर और फैक्ट्रियों के बाहर रुकता है, तब पता चलता है कि ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड है। और जब रेड खत्म होती है तो मिलता है ऐसा खजाना जिसकी कीमत का अंदाजा लगाते लगाते आयकर विभाग के अधिकारी भी बेहोश हो जाते हैं। आप देखिए, जालना में फिल्मी स्टाइल वाली ये कैसे इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे जो छापेमारी की। जमीन पर नोट, टेबल पर नोट, महाराष्ट्र के जालना का कैश लुक, 58 करोड़ नकद, 32 किलो सोना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद किया काला खजाना। अंजलि वेड्स राहुल की गाड़ी 390 करोड़ वाली छापेमारी। ये किसी टकसाल की तस्वीरें नहीं हैं, ना ही ये किसी बैंक की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तो उस काले खजाने की हैं जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भंडाफोड़ किया। एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और इतने नोट बरामद किए कि गिनते गिनते अधिकारी भी गश खा गए। पूरा का पूरा कमरा नोटों से भर गया। जमीन से लेकर टेबल तक नोटों का पहाड़ बन गया और नोटों के इस पहाड़ का आकलन करने में इनकम टैक्स अधिकारियों को 14 घंटे लग गए। वो भी तब जब नोट गिनने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 12 मशीनें मंगवाई गई थी। वो भी तब जब 1-2 नहीं बल्कि 400 अधिकारियों की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा था। हम आपको बताएंगे कि इस कैश लुक का स्वामी कौन है, किसने और कैसे इतनी अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी और इनकम टैक्स अधिकारी कैसे इस कैश लुक तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने 3 अगस्त को महाराष्ट्र के जालना में छापेमारी की थी। एक उद्योगपति के घर और फैक्ट्री समेत कई जगहों पर 4 दिनों तक ये छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी में 58 करोड़ रुपए नकद और 32 किलो सोना बरामद किया गया। आयकर विभाग ने कुल 390 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल आयकर विभाग को जालना की 4 स्टील कंपनियों में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी का प्लान तैयार किया। फैसला किया गया कि इस रेड को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाएगा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। फिल्मी अंदाज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी को अंजाम दिया। आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर आए। 3 अगस्त की सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 100 से ज्यादा गाड़ियां जालना में दिखाई दी। इन गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगे थे और लिखा था दुल्हन हम ले जाएंगे। लोगों को लगा कि ये गाड़ियां किसी शादी के लिए जा रही हैं। हालांकि सावन के महीने में शादी से इलाके के लोगों को हैरानी भी हुई, लेकिन जब तक कोई पूरा मामला समझ पाता, इन गाड़ियों में बैठे सैकड़ों अधिकारियों ने उद्योगपति के घर और फैक्ट्री पर छापेमारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स विभाग ने स्टील के व्यापारियों के यहां छापा मारकर तकरीबन 390 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति को बरामद किया है। इनमें से 58 करोड़ रुपए महज कैश बरामद किए गए हैं, जबकि 32 किलो सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी बाजार की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है।
इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी रकम है जिसका पता लगाया जाना अभी भी बाकी है और इस पूरे खेल में अभी बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिनका सामने आना अभी भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, ठाणे और नासिक के अधिकारियों को मिलाकर इस छापेमारी के लिए टीम बनाई गई थी। खास बात यह कि सीक्रेट रेड की जानकारी किसी को नहीं दी गई। लोकल पुलिस को भी 3 दिन बाद इसके बारे में पता चला। इतने बड़े आदमी की शादी हमारे जालना में हो रही है तो कुछ तो भी किसको पता नहीं, कुछ क्या किए नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं है। और पहली बार मैंने हम चकरा गए और इतनी बड़ी लोग, इतनी बड़ी शादी भीड़ हो गई थी, ये कैसा हो गया। और बाद में कुछ दिन बाद मैं खुद के मन को भी सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है भाई। लेकिन बाद में पता चला कि इनकम टैक्स का ये नया अजब सा एक प्रकार से ध्यान में आ गया और नई शक्ल चलाया और ये हमारे जालना में धाड़ पड़ी। पहले स्टील व्यापारी के घर पर रेड हुई, वहां से MIDC क्षेत्र के स्टील कारखाने तक टीम पहुंची। फिर उस फार्म हाउस तक जहां अलमारी और बिस्तर में करोड़ों रुपए छिपा कर रखे गए थे। यही नहीं, प्लास्टिक की थैलियों में भी नकदी रखी हुई मिली। नोट गिनने के लिए 12 मशीनें मंगाई गई थी और 13 से 14 घंटे तक नोट गिनने का काम चला। तो आपको बता दें कि ये रेड कालिका स्टील और साई राम स्टील के मालिकान के घरों और उनकी फैक्ट्रियों पर मारी गई थी। साई राम स्टील धातुओं की ढलाई का काम करती है। ये कंपनी साल 1985 में अस्तित्व में आई थी। वहीं कालिका स्टील की बात करें तो ये टिकाऊ और लचीली स्टील का निर्माण करती है। ये महाराष्ट्र में काफी फेमस TMT बार निर्माता कंपनी है। ये कंपनी साल 2003 में अस्तित्व में आई थी। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की और करोड़ों का काला धन बरामद किया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से हुई थी। इसके बाद ममता बनर्जी कैबिनेट के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। यहाँ 55 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की गई और अब महाराष्ट्र से 390 करोड़ की संपत्ति मिली। जालना से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून के काले बादल अभी भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहे हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश का कोहराम दिख रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। रामबन में बादल फटने और भूस्खलन में 2 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार, बह गई कार, ढह गई दीवार, दरकते पहाड़ आफत में जान, बादल फटने से भारी तबाही। देश में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। जिधर नजर डालिए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मॉनसून सीजन में देश भर में भारी बरसात हो रही है। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार से लोग परेशान हैं। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड्स और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन प्रभावित किया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां बादल फटने से सैलाब आ गया। सैलाब की धार इतनी तेज थी कि लग रहा था कि वो सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। इस सैलाब की चपेट में जो भी आया वो साथ बहते चला गया। बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे पहाड़ों के पत्थर हाईवे पर आने लगे। इसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद करना पड़ा। रामबन में लैंडस्लाइड और बादल फटने से मची तबाही में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते तमाम नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू शहर के बीचों बीच बहने वाली तवी नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही मची है।
कुल्लू जिले के आनी में बादल फटने से कई दुकानें और गाड़ियां पानी में बह गईं। बीती रात बादल फटने से देवठी पंचायत और आनी बाजार में भारी नुकसान हुआ। आनी में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद 10 दुकानें और 3 कार बह गईं। बादल फटने से आए सैलाब के बाद पुराना बस स्टैंड और पंचायत घर खतरे की जद में हैं। आनी के ही गुगरा और देवठी गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। घटना के बाद से ही जिला प्रशासन बचाव काम में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां आला नदी के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नाले में आई बाढ़ ने किनारे के 5 से 10 मीटर हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सड़क के 10 से 15 मीटर हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। देहरादून की कालसी तहसील के मसरौड गांव के पास बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। यहां पानी के तेज बहाव में कई मकान बह गए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे पुरोला कुमोला रोड पर स्थित पीएनबी एटीएम सहित 10 दुकानें बह गई हैं। कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। उत्तरकाशी में भी आसमान से आफत बरस रही है। लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया है। इस कारण खरादी के पास नेशनल हाईवे बंद हो गया है और आवाजाही प्रभावित हुई है। जिले में हो रही तेज बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खरादी में कई गाड़ियां फंस गई हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एजेंडा इंडिया का में अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पशु तस्करी मामले में ममता के करीबी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए मंडल को कई बार समन जारी किए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मंडल को बुधवार को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। आज सीबीआई की टीम सेंट्रल फोर्स के साथ पहुंची और अनुव्रत को बीरभूम के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की टीम एक बार फिर बंगाल पहुंची। इस बार निशाने पर ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अनुव्रत मंडल थे। सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को मवेशियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की टीम सुबह ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ बीरभूम में अनुव्रत मंडल के घर पहुंच गई थी। लाव लश्कर के साथ पहुंची सीबीआई टीम ने उनका घर घेर लिया था। इसके बाद घर में दाखिल हुई सीबीआई टीम ने अनुव्रत मंडल से पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएपीएफ जवानों के घेरे में अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार करके ले जाया गया। दरअसल अनुव्रत को 10 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया। वो सिर्फ एक बार सीबीआई के सामने पेश हुए। अनुव्रत ने बुधवार को सीबीआई को पत्र लिखकर अस्वस्थता के कारण पेश होने में असमर्थता जताई थी। सीबीआई ने मंगलवार को मंडल को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाने का समन भेजा था। सोमवार को भी टीएमसी नेता सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। मंडल ने दलील दी थी कि डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। इस कारण वो बिस्तर पर लेटे हैं और अपने घर से बाहर कहीं नहीं आ जा सकते। उन्होंने पेशी के लिए 2 हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया था। अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसका केस सीबीआई ने सितंबर 2020 में दर्ज किया था। इसमें सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सतीश कुमार और कई दूसरे लोगों का नाम था। सभी पर भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध पशु व्यापार का आरोप था। दरअसल 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सिर बरामद किए थे। इन पशुओं की बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की जा रही थी। जांच के दौरान अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अनुव्रत के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुव्रत मंडल को टीएमसी का प्रभावशाली नेता माना जाता है। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी लोगों में आते हैं।
अनुव्रत मंडल फिलहाल बीरभूम में टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो वेस्ट बंगाल रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं और उनकी बीरभूम में तूती बोलती है। कहा जाता है कि बिना उनसे सलाह मशवरे के ममता बनर्जी भी इस जिले को लेकर कोई फैसला नहीं करती हैं। सीएम ममता की करीबी और सत्ता की हनक के कारण अनुव्रत बार समन भेजने के बाद भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। कानून ने अपना काम किया और अब अनुव्रत सीबीआई के शिकंजे में है। देखना दिलचस्प होगा कि ममता उन्हें पहले की तरह समर्थन देती रहती हैं या अनुव्रत का हाल पार्थ चटर्जी जैसा होता है, जिनके करीबियों के ठिकानों से करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद दीदी ने किनारा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर मैक्सिको से, जहां सेना और ड्रग माफिया के बीच टकराव हुआ और इसके बाद अपराधियों ने करीब 13 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर गाड़ियां फूंक दी गईं। जलती गाड़ियों से तेज लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को भी मुश्किल आ रही है। गैस और पानी की बौछार के बावजूद आग काबू में नहीं आ रही। कुछ वाहनों में लगी आग बुझ चुकी है। अब सिर्फ गाड़ी का जला हुआ फ्रेम बचा है, जो इस हमले की गवाही दे रहा है। तस्वीरें मैक्सिको के जालिस्को राज्य की हैं, जहां सेना और अपराधियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद कई जगह आगजनी की वारदात हुई। इसमें 13 गाड़ियां तबाह हो गई, एक दुकान भी खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ड्रग्स माफिया गैंग के लोग एक जगह छिपकर बैठे थे, तभी वहां सुरक्षा बलों के जवान पहुंच गए। उनकी अपराधियों के साथ झड़प हुई। कई ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के जवाब में अपराधियों के गैंग ने मैक्सिको के जालिस्को और गुआनाजुआतो राज्यों में उपद्रव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।